नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की क्लास हम पहले पढ़ेंगे कक्षा 12 जीव विज्ञान हिंदी वर्ग जो है उसके संदर्भ में। इसमें हमें एक क्लास जो है, दो क्लासेस जो हैं वो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें पादप और जल संबंध के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो एक पादप कोशिका जो है वो जल से संबंधित जो विभिन्न क्रियाएं प्रदर्शित करती हैं, जैसे कि विसरण की क्रिया या फिर परासरण की क्रिया या पारगम्यता वगैरह जैसी जो क्रियाएं हैं उनके बारे में हमने पिछली दो क्लासों में पढ़ लिया था। आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे पादप जल संबंध में एक और महत्वपूर्ण क्रिया जिसको हम कहते हैं जीवद्रव्य कुंचन। हालांकि ये जीवद्रव्य कुंचन जो है वो परासरण पर ही आधारित एक क्रिया है। परासरण की क्रिया में हमने पढ़ा था जब दो अलग अलग माध्यम हों तो उनके मध्य उनको विभाजित करने के लिए यदि कोशिका झिल्ली उपस्थित हो तो जल के अणु जो हैं वो कम परासरण सांद्रता वाले विलयन से या कम सांद्र विलयन से जल के अणु जो हैं वो अधिक सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। कम सांद्र विलयन जो होता है उसमें जल के अणुओं की मात्रा जो है वो क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए जल के अणु खुद अपनी अधिक से कम सांद्रता की ओर या विलयन के आधार पर कहें तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। तो इसमें यह कंफ्यूज नहीं हो, सीधा सा है, विलयन के आधार पर कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर, या फिर कह सकते हैं जल के आधार पर कहें तो हम कह सकते हैं कि विलायक के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। ये क्रिया परासरण कहलाती है। अब यहाँ पर हम एक परासरण के प्रकार वगैरह जो हम पढ़ चुके थे, जो दो प्रकार का होता है, एक अंतः परासरण और एक बहिः परासरण। अब यहाँ पर हम एक विशेष स्थिति की कल्पना करते हैं कि एक कोशिका जो है उस कोशिका को हमने रखा हुआ है किसमें, अति परासरी विलयन। अति परासरी विलयन वो होता है जिस विलयन की सांद्रता जीवद्रव्य की सांद्रता से अधिक होती है। तो यहाँ पर इस विलयन की सांद्रता जो है वो अधिक है। अब विलयन की सांद्रता यदि यहाँ पर अधिक है तो इसका मतलब जल की सांद्रता सीधा सा कह सकते हैं यहाँ पर क्या है, कम है। तो इसलिए जल के अणु जो हैं वो इस जीवद्रव्य से बाहर की ओर निकलेंगे, यानी यहाँ पर बहिः परासरण की क्रिया होगी। तो एक कोशिका को अति परासरी विलयन में जब रखा जाता है तो बहिः परासरण की क्रिया होती है, जिसके कारण से जल के अणु जीवद्रव्य से निकल कर अति परासरी विलयन में प्रवेश करते हैं। इस आधार पर यदि हम देखें तो ये कह सकते हैं कि ये बहिः परासरण का कौन सा प्रकार है, बहिः परासरण। तो बहिः परासरण होता है। और इस बहिः परासरण के कारण से होगा क्या, इस जीवद्रव्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो जीवद्रव्य कुंचन के द्वारा हम दर्शाएं। तो इस जीवद्रव्य में से जैसे जैसे जल के अणु बाहर की ओर निकलेंगे इस जीवद्रव्य की मात्रा जो है वो कम होती जाएगी, और जैसे जैसे जीवद्रव्य की मात्रा कम होगी तो उसके कारण से जीवद्रव्य जो है वो कोशिका भित्ति जो इसके बाहर की ओर स्थित है इस कोशिका भित्ति से हट जाता है, और कोशिका भित्ति से हटकर या तो कोशिका के बीचों बीच या किसी एक कोने में जमा हो जाता है। तो जीवद्रव्य संकुचित हो जाता है। कब, सीधी सी बात करें एक लाइन में कि जब किसी कोशिका को अति परासरी विलयन में रखते हैं तो जल के अणु जीवद्रव्य से बाहर की ओर निकलते हैं, जिसके कारण से जीवद्रव्य की सांद्रता जो है उसमें कमी आती है या जीवद्रव्य की मात्रा में कमी आती है, और जीवद्रव्य संकुचित होकर कोशिका के एक कोने में जमा हो जाता है। यह क्रिया जो है वो कहलाती है जीवद्रव्य कुंचन। जीवद्रव्य का संकुचित होना जो है वो जीवद्रव्य कुंचन कहलाता है। इसके बाद में एक और दूसरी प्रक्रिया जो है उसकी हम बात करते हैं, वो है इसका जस्ट उल्टा, जीवद्रव्य विकुंचन। जीवद्रव्य विकुंचन कब होगा, जब इस जीवद्रव्य कुंचित कोशिका को, जिसका जीवद्रव्य संकुचित हो चुका है, उसको हम रख दें किसमें, अल्प परासरी विलयन में। तो अल्प परासरी विलयन में जब इसे रखा जाएगा तो उसके कारण से इसमें क्या होगा, अंतः परासरण होगा, और जल के अणु जो हैं वो विलयन से जीवद्रव्य में प्रवेश करेंगे, और जैसे जैसे जल के अणु जीवद्रव्य में प्रवेश करेंगे जीवद्रव्य की मात्रा बढ़ती जाएगी, और बढ़ते बढ़ते ये फैल जाएगा। जीवद्रव्य का फैलना ही क्या कहलाता है, जीवद्रव्य विकुंचन कहलाता है। तो सीधा सा है, जब बहिः परासरण होता है तो जीवद्रव्य सिकुड़ता है और एक कोने में जमा हो जाता है, ये क्रिया कहलाती है जीवद्रव्य कुंचन। और ऐसी कोशिका को हम कहेंगे जीवद्रव्य कुंचित कोशिका।
और जब उसी जीवद्रव्य कुंचित कोशिका को हम अल्प पराशरी विलयन में रखते हैं तो उल्टा होता है, उसके कारण से अंतः परासरण होता है और अंतः परासरण के कारण से जीवद्रव्य फैलता है। इसे घटना को हम कहते हैं जीवद्रव्य विकुंचन। तो ये एक टॉपिक जो है, छोटा सा टॉपिक जो है वो हमने पढ़ा, जीवद्रव्य कुंचन और जीवद्रव्य विकुंचन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नॉर्मल सा है। अति पराशरी विलयन में कोशिका को रखा जाए तो जीवद्रव्य कुंचन होता है, और किसी जीवद्रव्य कुंचित कोशिका को जिसका जीवद्रव्य पहले से संकुचित है उसे अल्प पराशरी विलयन में रखा जाए तो होता है जीवद्रव्य विकुंचन, यानी जीवद्रव्य फैलता है। इसके बाद में हम यहाँ पर पढ़ेंगे परासरण, जीवद्रव्य कुंचन वगैरह जैसी जो घटनाएं होती हैं, इनमें जो विभिन्न प्रकार के बल कार्यरत होते हैं उन बलों के बारे में पढ़ेंगे। उन बलों का आपस में क्या संबंध होता है उनकी हम जानकारी यहाँ पर लेंगे। तो वे बल जो परासरण क्रिया में अपना योगदान देते हैं उन बलों के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। तो परासरण की क्रिया में जो प्रभावी बल होते हैं उन प्रभावी बलों की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो उन प्रभावी बलों को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। खास तौर से ये 3 बल होते हैं, चौथा जो है वो इन बलों के आपस में संबंध को प्रदर्शित करता है। एक है परासरण दाब, एक है स्फीति दाब और एक है भित्ति दाब, और अंतिम जो अवधारणा है वो है विसरण दाब न्यूनता, जो इन बलों में संबंध को प्रदर्शित करती है। अब ये बल हैं क्या और कैसे ये कार्यरत होते हैं, कैसे किस प्रकार से क्रियाशील होते हैं, उनकी हम बात करें तो उसके लिए हमें एक कल्पना करनी पड़ेगी एक ऐसी स्थिति की कि एक कोशिका, एक पादप कोशिका जो है उसको हमने रखा हुआ है किसमें, एक ऐसे पात्र में जिसमें शुद्ध जल भरा हुआ है, या फिर कह सकते हैं अति अल्प पराशरी विलयन जो है वो भरा हुआ है जिसकी परासरण सांद्रता कम है। अब ऐसी स्थिति में यदि हम बात करें तो जल के अणु यहाँ पर अधिक हैं और यहाँ पर जल के अणु क्या है, कम है। तो इस कारण से सीधी सी बात है कि जल के अणु क्या करेंगे, भीतर की ओर प्रवेश करेंगे। अब ये जल के अणु भीतर की ओर प्रवेश करते हैं तो इसका मतलब इन जल के अणुओं पर एक बल कार्यशील है, क्योंकि बल एक दिशा से दूसरी दिशा में जा रहे हैं। तो इसका मतलब, या एक तंत्र से दूसरे तंत्र में जा रहे हैं तो इसका मतलब उनके ऊपर एक बल या दाब जो है वो अप्लाई है। अब ये जो दाब है वो दाब जो है वो कहलाएगा परासरण दाब। तो परासरण सांद्रता में अंतर के कारण से जल के अणु जब किसी माध्यम में प्रवेश करते हैं तो उनके ऊपर कार्यशील बल जो है वो परासरण दाब जो है, या कार्यशील दाब जो है वो क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। अब ये परासरण दाब जो है इसको परिभाषित किया जाता है थोड़ा सा अलग तरीके से। तो परिभाषा के आधार पर थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन सीधा सा आप ध्यान में रखें कि जल के अणु यहाँ पर ज़्यादा हैं और यहाँ पर कम है, इसलिए जल के अणु यहाँ पर आना चाहेंगे क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर लग रहा है या दाब लग रहा है। अब उस दाब का हम मापन कैसे करेंगे, मापन करेंगे हम इस प्रकार से कि भीतर की ओर से हम इन जल के अणुओं पर एक विपरीत दिशा में बल लगाएं जो इन जल के अणुओं के प्रवेश को रोक दे। तो वो जो दाब लगाना पड़ेगा जो जल के अणुओं के प्रवेश को रोक सके, वो दाब उतना ही होगा जो बाहर से दाब लग रहा है। सीधी सी चीज हम ये कह सकते हैं कि कोई एक चीज जो है वो यहाँ पर क्या कर रही है, दबाव लगा रही है और इसको इस दिशा में धकेल रही है, इस पेन को इस दिशा में मान लीजिए धकेल रही है। अब हमें इस पेन को यहीं पर स्थिर रखना है और ये दाब इसके ऊपर अप्लाई है या लग रहा है, तो भी इसे हमें स्थिर अवस्था में रखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें विपरीत दिशा से भी उतना ही दाब लगाना पड़ेगा। और ये विपरीत दिशा से लगाया जाने वाला दाब जो है वो जितना दाब होगा इसका मतलब उतना ही दाब दूसरी दिशा से लग रहा है, क्योंकि दो विपरीत दाब या बल जब एक दूसरे पर विपरीत दिशा में लगते हैं तो कार्य जो है वो क्या हो जाता है, शून्य। तो यहाँ पर जल के अणुओं के इस प्रवेश को रोकने के लिए जो हम दाब भीतर से बाहर की ओर लगाते हैं वह दाब किसके बराबर होता है, इस विलयन के परासरण दाब के बराबर है, या इस कोशिका के परासरण दाब के बराबर होगा। लेकिन ये बल जो है या दाब जो है वो कार्य करता है किस दिशा में, भीतर की दिशा में। तो परासरण दाब जो है वो कोशिका में भीतर की ओर कार्यशील होता है। परिस्थिति यह है कि जब कोशिका शुद्ध या अति पराशरी विलयन में रखी हुई हो। तो शुद्ध जल या अति पराशरी विलयन में अल्प पराशरी विलयन में स्थित एक कोशिका में जल के अणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए भीतर की ओर से या विपरीत दिशा में लगाया जाने वाला आवश्यक दाब जो है वह परासरण दाब कहलाता है। और यह परासरण दाब जो है जिसे हम प्रदर्शित करते हैं OP से,
यह परासरण दाब जो है वो सीधे सीधे निर्भर करता है किस पर, विलेय की सांद्रता पर। अब यहाँ पर भी शुद्ध जल है और यहाँ पर भी शुद्ध जल है, तो सीधी सी बात है परासरण होगा ही नहीं। लेकिन इसमें जब हम मिला दें कुछ विलेय पदार्थों को, तो विलेय पदार्थों को मिलाने पर ये विलयन जो है वो कैसा हो जाएगा, गाढ़ा या फिर सांद्र, और इस कारण से जल के अणु अंदर प्रवेश करना चाहेंगे। अब इसमें हम जितने विलेय पदार्थ मिलाते हैं सांद्रता में उतना ही अंतर आ जाता है, और उतना ही अंतर आने के कारण से उतना ही दाब जो है वो बढ़ जाएगा, और उसके कारण से जल जो है वो ज़्यादा प्रवेश करेंगे। तो सीधा सा है कि परासरण दाब का जो मान है वो विलेय की सांद्रता, विलयन में उपस्थित विलेय की सांद्रता के सीधे सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है। जब हमें जीवद्रव्य में या विलयन में विलेय की सांद्रता बढ़ाते हैं, इसमें घुलने वाले पदार्थों की सांद्रता बढ़ाते हैं, तो इसका परासरण दाब जो है वो भी क्या होगा, बढ़े जाएगा। तो पहले हो गया परासरण दाब। परिभाषा में एक बार फिर से सुन लें, अल्प परासरी विलयन में स्थित एक कोशिका के जीव द्रव्य में जल के अणुओं का प्रवेश होगा। जल के अणुओं के इस प्रवेश को रोकने के लिए विपरीत दिशा में जो बल हम लगाएंगे वह बल परासरण दाब कहलाएगा। ठीक है, लेकिन ये विपरीत दिशा में क्यों लगाएंगे, ताकि इस बल का हम मान ज्ञात कर सकें, इसलिए परिभाषा हमने बनाई है। बाकी OP जो है परासरण दाब जो है वो कार्यशील होता है किस दिशा में, भीतर की ओर की दिशा में, या फिर भीतर की ओर ये कार्य करता है। अब परासरण दाब के बाद में हम पढ़ते हैं दूसरा जो दाब इसके ऊपर कार्यशील होता है, वो जिसे हम स्फीति दाब कहेंगे। इसके लिए भी हम एक यही परिकल्पना करते हैं कि इस कोशिका को हमने एक शुद्ध जल में या अल्प परासरी विलयन में रखा है, तो इसका मतलब जल के अणु जो है वो इसमें अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। अब जैसे जैसे जल के अणु अंदर की ओर प्रवेश करेंगे, इस जीवद्रव्य की मात्रा बढ़ेगी, यानी जीवद्रव्य फूलेगा या कोशिका फूलती है, फूलने को हम कहते हैं स्फीत अवस्था। तो कोशिका जो है या जीवद्रव्य जो है वो स्फीत अवस्था में आता है, और स्फीत अवस्था में आता हुआ ये जीवद्रव्य जैसे जैसे फूलता है, तो ये जीवद्रव्य जो है वो क्या करेगा, भीतर से बाहर की ओर एक बल अप्लाई करेगा, या भीतर से बाहर की ओर ये एक बल लगाएगा। अब ये बल जो भीतर से बाहर की ओर लगता है, यानी OP के विपरीत दिशा में लगता है, इसको हम कहते हैं TP, या फिर कह सकते हैं स्फीति दाब, टर्जर प्रेशर। तो दूसरा जो दाब हो गया वो क्या है, स्फीति दाब। सीधा सा है, जब किसी कोशिका को शुद्ध जल में या अल्प परासरी विलयन में रखा है, तो उसमें जल के अणुओं का प्रवेश होता है, और जल के अणुओं के प्रवेश के कारण से जीवद्रव्य है वो स्फीत अवस्था में आता है, और ये फैलता हुआ या स्फीत अवस्था में आया हुआ जो जीवद्रव्य है वो कोशिका भित्ति पर विपरीत दिशा में या बाहर की ओर एक बल लगाता है। बाहर की ओर लगने वाले इस बल को ही हम स्फीति दाब कहते हैं। इसको भी हम एक सामान्य उदाहरण से देख सकते हैं। जैसे हम एक फुटबॉल में या फिर टायर जो होता है साइकिल का, मोटरसाइकिल का, उनके अंदर जब हम हवा भरते हैं तो हवा जो है वो ट्यूब में भरती है। अब ट्यूब को हम जीवद्रव्य मान सकते हैं। ट्यूब में जैसे जैसे हवा भरेगी तो ट्यूब फूलेगी, और ये फूलती हुई जो ट्यूब है वो क्या करेगी, बाहर जो टायर है जिसको हम कोशिका भित्ति मान सकते हैं, उस टायर के ऊपर बल लगाएगी। अब टायर के ऊपर ये जो बल लगता है विपरीत दिशा में, वही बल क्या है, स्फीति दाब मान सकते हैं। फूलती हुई ट्यूब टायर पर बल लगाती है। उसी तरह से कोशिका में जो जीवद्रव्य है वो जीवद्रव्य फैलता हुआ जीवद्रव्य कोशिका भित्ति पर बाहर की ओर एक बल लगाता है, जिसे हम स्फीति दाब कहते हैं। और तीसरा है भित्ति दाब। अब यहाँ पर हम ये माने कि कोशिका स्फीत अवस्था में आ गई है, तो स्फीत अवस्था में जब ये कोशिका आ गई है तो ये बाहर कोशिका भित्ति पर दबाव लगाएगी। लेकिन कोशिका भित्ति जो है वो दृढ़ और कठोर संरचना होती है। अब ये दृढ़ और कठोर संरचना जो है वो क्या करेगी, वो खुद दृढ़ होने के कारण से इस फूलते हुए जीवद्रव्य पर या स्फीत होते हुए जीवद्रव्य पर उल्टी दिशा में यानी विपरीत दिशा में और उतना ही दबाव जो है वो डालेगी। इस कोशिका भित्ति के द्वारा लगने वाला, भीतर की ओर लगने वाला ये जो दाब है वो क्या कहलाएगा, वॉल प्रेशर या फिर भित्ति दाब कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज देखें, जैसे यहाँ पर ये दीवार है, इस दीवार पर हम यूं धक्का लगा रहे हैं, दाब लगा रहे हैं, तो भी ये दीवार आगे खिसक नहीं रही है। कारण ये दीवार जो है वो मजबूत होने के कारण से हम जो दाब इसके ऊपर लगा रहे हैं या जो बल लगा रहे हैं, ये अपनी मजबूती के कारण से उतना ही बल वापिस उसी दिशा में लगा रही है। यदि किसी कारण से दीवार के द्वारा लगाया जाने वाला ये बल जो है
उस बल का मान जो है वो हमारे बल के मान से कम हो जाए तो ये दीवार खिसक जाएगी या टूट जाएगी, नहीं तो क्या रहेगी, यहीं पर स्थिर रहेगी। तो जब हम एक दृढ़ वस्तु पर बल लगाते हैं या दाब लगाते हैं और वह अपनी उसी स्थान पर उसी स्थिति में रहती है, तो इसका मतलब वह भी विपरीत दिशा में एक बल लगा रही है या दाब लगा रही है, वही दाब क्या है यहाँ पर वाल प्रेशर या भित्ति दाब कहलाता है। तो इस तरह से 3 दाब जो है वो कार्यशील होते हैं जब एक कोशिका को हमें अल्प पराशरी विलयन में रखते हैं। बाहर जल के अणुओं की मात्रा कम होने के कारण से जल के अणु भीतर की ओर प्रवेश करते हैं, यह मान OP है। जब कोशिका में जल के अणुओं का प्रवेश होता है तो जीवद्रव्य फैलता है या स्फीत अवस्था में आता है और वह कोशिका भित्ति पर बाहर की ओर एक दाब लगाता है, वह उसका भित्ति दाब है। और दृढ़ भित्ति स्फीति दाब के विपरीत दिशा में यानी भीतर की ओर एक और दाब लगाती है, जिसे हमें भित्ति दाब कहेंगे। अब यहाँ पर इस स्थिति में हम देखें तो इन तीनों दाबों में आपस में क्या संबंध होगा, या कोई एक कोशिका जो है वो किसी माध्यम में रखी हुई है तो उसमें ये तीनों दाब जो है वो किस प्रकार से कार्य करेंगे, उसे स्पष्ट किया जाता है विसरण दाब न्यूनता से। विसरण दाब न्यूनता या डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट जो है वो उसे कहा जाता है। अब ये विसरण दाब न्यूनता जो है वो क्या है, उसके लिए हम ध्यान में रखें। ये शुद्ध जल की हम बात करते हैं। शुद्ध जल जो होता है जिसमें विलेय पदार्थों की मात्रा बिल्कुल भी नहीं हो, कोई भी चीज उसमें घुली नहीं हो, तो शुद्ध जल में केवल जल के अणु होते हैं। और उस स्थिति में देखा जाए तो शुद्ध जल के अणुओं पर जो दाब लगता है उनकी गतिज ऊर्जा के कारण से वो है उनका विसरण दाब, और शुद्ध जल का विसरण दाब जो है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। तो सीधी सी चीज ये हो गई कि शुद्ध जल यदि अपनी शुद्ध अवस्था में है तो उसका शुद्ध जल का विसरण दाब जो है वो क्या होगा, अधिकतम। जितना भी है उसको हमने अधिकतम में मान लिया, ये अधिकतम हो गया। मान लिया वो 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब जब हम उसके अंदर विलेय पदार्थ मिलाते हैं, विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके कारण से क्या होगा, उसके विसरण दाब में कमी आएगी क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है वो कम होगी। अब इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि विलेय पदार्थ मिलाने के कारण से या विलेय की उपस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जल का विसरण दाब जो है वो घटता है या विसरण दाब कम होता है। विलेय पदार्थों की उपस्थिति के कारण से जल के विसरण दाब में आने वाली इस कमी को ही हम क्या कहते हैं, विसरण दाब न्यूनता। अब मान लें यहाँ पर हमने एक विलयन बना लिया है, ये जीवद्रव्य एक विलयन का ही काम कर रहा है। इस विलयन में जल भी है और जल के साथ विलेय पदार्थ भी हैं, और विलेय पदार्थों की उपस्थिति के कारण से इसका विसरण दाब बाहर जो उपस्थित शुद्ध जल है उसके विसरण दाब से क्या है, कम हो गया। जितनी कमी आई वही विसरण दाब न्यूनता है। ठीक है। अब मान लें यहाँ पर इसका विसरण दाब जो हो कितना है, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इसमें विलेय पदार्थ उपस्थित होने के कारण से इस जीवद्रव्य में जल का जो विसरण दाब है वो कितना है, 40 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यदि ये जीवद्रव्य है, इसमें शुद्ध जल होता तो इसका भी विसरण दाब कितना होना चाहिए था, 100 होना चाहिए था, लेकिन अब कितना रह गया, 40। इसका मतलब इसमें कमी कितनी आ गई, 100 - 40 यानी 60। तो वो 60 जो है वो क्या है, इसकी DPD है, विसरण दाब न्यूनता है। तो विसरण दाब न्यूनता को हम कैसे स्पष्ट कर सकते हैं, सीधा सा है, शुद्ध जल के अणुओं का विसरण दाब जो है वो अधिकतम होता है। लेकिन जैसे जैसे जब हम जल में विलेय पदार्थ मिलाते हैं और हम विलयन बनाते हैं तो उस विलयन में विलेय की उपस्थिति के कारण से जल का विसरण दाब कम हो जाता है। विलेय की उपस्थिति में जल के विसरण दाब में होने वाली इस कमी को ही क्या कहते हैं, विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब में आने वाली न्यूनता यानी कमी विसरण दाब न्यूनता कहलाती है। तो ये स्थिति जो है वो यहाँ पर विसरण दाब न्यूनता को दर्शाई। अब ये विसरण दाब न्यूनता जो है वो यदि हम देखें तो सीधे सीधे निर्भर कर रही है किस पर, विलेय पदार्थों की मात्रा पर, क्योंकि विलेय पदार्थ मिलाने के कारण से विसरण दाब में कमी आती है और परासरण दाब जो है वो भी विलेय की सांद्रता के समानुपाती होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि DPD और OP जो है उनका आपस में सीधा सीधा संबंध है। किसी विलयन की विसरण दाब न्यूनता यदि बढ़ती है तो उसका OP यानी परासरण दाब जो है वो भी बढ़ता है और उसी के कारण से जल के अणु अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। यदि हम इन तीनों में संबंध दर्शाएं तो एक संबंध इनमें यह स्थापित होता है कि किसी भी विलयन की विसरण दाब न्यूनता का मान इन तीनों दाबों के योग के बराबर होता है, OP + TP + WP। और यहाँ पर यह चीज ध्यान में रखें
कि टीपी जो है वो दाब है वो बाह्य दिशा में कार्यशील होता है और ये दोनों जो है वो भीतर की ओर दिशा में कार्यशील होते हैं, यानी जल के अणुओं के परासरण की विपरीत दिशा में कार्यशील होता है ये टीपी। इसलिए इसका मान जो है वो हम लेंगे किसमें, माइनस में। तो ये कह सकते हैं कि टीपी जो है वो ऋणात्मक प्रभाव डालता है किस पर, डीपीडी पर। ओपी और डब्ल्यूपी बराबर प्रभाव डालते हैं। तो इस आधार पर यदि इसका मान हम ऋणात्मक लें तो हो जाएगा डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी प्लस डब्ल्यूपी। सामान्य स्थिति में यदि हम देखें तो एक सामान्य कोशिका में डब्ल्यूपी जो है वो लगभग क्या होता है, नेग्लेक्ट होता है या यूं कह सकते हैं नगण्य होता है। और इसका मान यदि हम नगण्य लगभग 0 मान लें तो सीधा सा आ गया कि डीपीडी बराबर जो है वो क्या होगा, ओपी माइनस टीपी। ये संबंध आता है एक कोशिका में इन दो के मध्य। सीधे सी चीज आ गई। विसरण दाब न्यूनता क्या है, शुद्ध जल का विसरण दाब अधिकतम होता है। एक विलायक में विलेय पदार्थों की उपस्थिति के कारण जल के या विलायक के विसरण दाब में कमी आती है। ठीक है, तो एक विलयन में विलायक के अणुओं का विसरण दाब कम हो जाता है। इस कमी को ही हम विसरण दाब न्यूनता कहते हैं और ये उस कोशिका पर कार्यशील तीनों बलों के योग के बराबर है। ओपी और डब्ल्यूपी जो है वो बाह्य भीतर की दिशा में काम करते हैं, यानी जल के अणुओं के परासरण की दिशा में काम करते हैं, इसलिए इनका मान जो है वो हम धनात्मक लेंगे, जबकि टीपी का मान ऋणात्मक लेंगे क्योंकि ये उल्टा प्रभाव डालता है या विपरीत दिशा में दाब उत्पन्न करता है। और यहाँ पर सामान्य कोश स्थिति में देखें तो डब्ल्यूपी जो है वो नगण्य होता है, इसलिए डीपीडी बराबर क्या होता है, ओपी माइनस टीपी। अब यहाँ पर हम एक विशेष स्थिति की बात करते हैं। इनका आपस में संबंध जो है वो हम कैसे दर्शा सकते हैं, एक आरेख की सहायता से देखें। यहाँ पर ये जो है वो हम प्रदर्शित कर रहे हैं किसको, दाब को, और यहाँ समय को हम दर्शा रहे हैं। मान लें हम शुरुआत में एक कोशिका जो है वो लेते हैं जो पूरी तरह से कैसी है, स्लथ कोशिका है। ये कोशिका हमने ली और इस कोशिका में जो जीवद्रव्य है वो मान लें कहाँ है, ये जीवद्रव्य है, तो ये इसका जीवद्रव्य हो गया। अब जैसे ही हम इस कोशिका को शुद्ध जल में या अल्प पराशरी विलयन में रखते हैं तो उसके कारण से जल के अणु अंदर प्रवेश करेंगे, सीधा सही है, परासरण दाब के कारण से, या विसरण दाब न्यूनता जो है वो इसकी अधिक है, इसके कारण से इसके विसरण दाब में कमी आ गई है और वह उसकी डीपीडी को बढ़ा देती है, तो इसका परासरण दाब अधिक है, या फिर कह सकते हैं इसका डीपीडी जो है वो क्या है, अधिक, और बाहर जो विलयन है उसका डीपीडी या परासरण दाब जो है वो क्या है, कम है। तो कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर या कम ओपी से अधिक ओपी की ओर जल के अणु जो है वो प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पर स्थिति में देखें तो ये कोशिका स्लथ अवस्था में है, यानी बिल्कुल संकुचित अवस्था में है, तो इसका मतलब ये कोशिका भित्ति के तो टच में ही नहीं है। टच में नहीं है तो इसका मतलब इसके द्वारा लगने वाला जो टीपी यानी टर्जर प्रेशर जो है वो क्या है, 0 है, और ओपी जो है वो जितना होना चाहिए उतना है, यानी मैक्सिमम है। तो यहाँ पर एक स्लथ कोशिका में उसका ओपी जो है वो क्या होता है, अधिकतम। जब कोशिका स्लथ अवस्था में हो और उसे हम शुद्ध जल में या अल्प पराशरी विलयन में वो स्थित है तो उसका ओपी अधिकतम होता है और टीपी जो है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है, जो मान लिया 0 है। अब इसके बाद में जब हमने इस कोशिका को इस विलयन में रख दिया तो जैसे जैसे विलयन में रखते हैं जल के अणु अंदर प्रवेश करते हैं। अब जल के अणु अंदर प्रवेश करते हैं तो इसका मतलब जल के अणुओं की मात्रा बढ़ती है, और जल के अणुओं की मात्रा बढ़ती है तो ये कह सकते हैं कि उसके अनुपात में विलेय अणुओं की मात्रा में कमी आती है, और विलेय अणुओं पर ही निर्भर करते हैं ये दोनों चीजें, सीधे सीधे समानुपाती होते हैं। विलेय अणुओं की मात्रा कम हो रही है, इसका मतलब इस जीवद्रव्य का ओपी और डीपीडी दोनों ही कम हो रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसका ओपी परासरण दाब इसका कम हो रहा है, तो इसका परासरण दाब जो है वो समय के साथ साथ में क्या होगा, घटेगा, यूं घटता जाएगा। और जबकि ये जीवद्रव्य फैलेगा तो इसके फैलने के कारण से ये भित्ति के संपर्क में आएगा और दबाव बढ़ाता जाएगा, तो टीपी का मान जो है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे समय बढ़ता है टीपी का मान बढ़ता जाता है, ओपी का मान जो है वो क्या होगा, घटता जाएगा। अब एक चीज हमने देखी कि डीपीडी जो है वो क्या है, ओपी माइनस टीपी। तो यहाँ पर इस स्थिति में यदि हम देखें तो डीपीडी ये मान ले अधिकतम है 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये है 0, तो यहाँ पर डीपीडी जो है वो इनका अंतर हो गया,
ये अंतर जो है वही क्या है, डीपीडी है, वो 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। घटते घटते ये यहाँ पर आ गया और इसका मान मान लें कितना रह गया 80, और इसका मान मान लें बढ़ते बढ़ते कितना हो गया 20। तो उसके कारण से इसकी जो डीपीडी है वो कितनी रह गई, 80 माइनस 20 यानी 60। इस स्थिति में देखें ये घटते घटते हो गया 60 और ये बढ़ते बढ़ते हो गया 40। तो इस स्थिति में देखें तो डीपीडी का मान जो है वो कितना रह गया 20। इस स्थिति में आए तो यहाँ पर हो गया मान लें कितना, ये यूं इस स्थिति में आए यहाँ पर ये घटते घटते हो गया 100 से 50 और ये बढ़ते बढ़ते हो गया 0 से 50। अब इस स्थिति में देखें तो ओपी और टीपी दोनों बराबर हो गए, तब डीपीडी का मान जो है वो क्या हो गया 0। तो इस प्रकार से जैसे ही हम एक कोशिका को जीवद्रव्य में कोशिका को हमें शुद्ध जल में रखते हैं तो ओपी अधिकतम होने के कारण से जल के अणुओं का अंदर प्रवेश होता है और उसका स्लथ अवस्था में होने के कारण से उसका टीपी जो है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है, इसलिए उसका डीपीडी भी अधिकतम होगा। लेकिन जैसे जैसे जल के अणुओं का अंदर प्रवेश होगा परासरण दाब में कमी आती है, स्फीति दाब में वृद्धि होती है, और एक स्थिति ऐसी आती है जब दोनों का मान बराबर हो जाता है और डीपीडी का मान जो है वो 0 हो जाएगा। और डीपीडी जैसे ही 0 हो गई यानी विसरण दाब न्यूनता जो है उसका मान 0 हो गया, तो इसका मतलब है उस स्थिति में दोनों जो विलयन है वो साम्य अवस्था में आ गए, तब जल के अणुओं का प्रवेश है वो रुक जाएगा। इसीलिए इस विसरण दाब को हम ये कह सकते हैं कि विसरण दाब न्यूनता जो है वो जल के अणुओं को अवशोषित करने की क्षमता है। विसरण दाब न्यूनता ज़्यादा है तो जीवद्रव्य जल के अणुओं को अवशोषित भी ज़्यादा करेगा, और विसरण दाब न्यूनता 0 हो गई तो जीवद्रव्य के द्वारा जल को अवशोषित करने की क्षमता है वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो डीपीडी को हम इस आधार पर चूषण दाब या ससेशन प्रेशर जो है वो भी कह सकते हैं। जल के अणुओं का चूषण करने का दाब या जल के अणुओं का अवशोषण करने की क्षमता है वह डीपीडी है। ठीक, अब यहाँ पर इनको हम 2 परिस्थितियों में अप्लाई करते हैं। एक है स्लथ कोशिका के लिए, जब एक कोशिका पूर्णतः स्लथ अवस्था में हो तो स्लथ अवस्था में उस कोशिका का ओपी जो है वो अधिकतम है, जितना भी है वो हो गया, और उसका टीपी जो है, ये कोशिका स्लथ अवस्था में इसलिए उसका टीपी जो है वो क्या है, 0 है। अब इसे हम यहाँ पर अप्लाई करें, डीपीडी बराबर जो है वो क्या होता है, ओपी माइनस टीपी, और चूंकि यहाँ पर टीपी का मान जो है वो कितना है, 0 है, इसलिए डीपीडी बराबर ओपी माइनस 0, यानी कह सकते हैं डीपीडी बराबर है ओपी। तो स्लथ अवस्था में यहाँ पर डीपीडी जो है वो क्या होता है, ओपी के बराबर होता है इस स्थिति में। इसके बाद में कोशिका में जल की मात्रा बढ़ती है या जल के अणुओं का प्रवेश होता है, तो जल के अणुओं का प्रवेश होने के साथ साथ ही कोशिका जो है वो स्फीत अवस्था में आ जाती है। और जब कोशिका पूर्णतः स्फीत अवस्था में आ जाती है तो एक स्फीत कोशिका जो होती है उसका डीपीडी जो है वो क्या होगा, सीधा सा है, स्फीत अवस्था में आने पर कोशिका का टीपी जो है वो घटते घटते उसके ओपी के बराबर हो जाता है। ओपी घट रहा है, ये है यहाँ पर स्फीत अवस्था को प्रदर्शित करेगा। तो स्फीत अवस्था में कोशिका का ओपी जो है वो घटने के कारण से और टीपी है वो बढ़ने के कारण से दोनों का मान जो है वो क्या हो जाता है, बराबर। तो एक पूर्ण स्फीत कोशिका का विसरण परासरण दाब और स्फीति दाब दोनों बराबर होते हैं। अब इसके अनुसार यदि हम इसे अप्लाई करें, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, और ये दोनों बराबर हैं, बराबर में से बराबर घटाते हैं तो क्या बचता है, 0। तो एक पूर्ण स्फीत कोशिका का जो डीपीडी है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो एक स्लथ कोशिका के लिए ये डीपीडी बराबर ओपी, स्फीत कोशिका के लिए डीपीडी बराबर क्या होता है, 0। ठीक है, तो इस तरह से इनको आप यहाँ पर समझेंगे। अब यहाँ पर इस पर आधारित कई बार कुछ न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान लें एक सीधा सा हो गया ये कि 2 तंत्र हैं, एक ए और एक बी, ये 2 तंत्र हैं। इन 2 तंत्रों में यदि हम देखें तो इसका ओपी जो है वो मान लें कितना दे रखा है, 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका टीपी जो है वो दे रखा है कितना, 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसका ओपी जो है वो दे रखा है मान लें कितना, 50, और इसका टीपी जो है वो मान लें दे रखा है कितना, 30। ठीक है, तो जल के अणु किस माध्यम से किस माध्यम की ओर गमन करेंगे, तो इसके लिए इनका डीपीडी निकाल लें। सीधा सा है, इसका डीपीडी बराबर जो है वो क्या हो जाएगा, ओपी माइनस टीपी, यानी 60 माइनस 20 बराबर है 40, और इसका
dPd बराबर जो है वो क्या हो जाएगा 50 माइनस 30, 50 माइनस 30 यानी 20। तो dPd वैल्यू जो है वो इसकी तो है 20 और dPd वैल्यू इस दूसरे माध्यम की जो है वो है कितनी 40। और जल के अणु हमेशा ही कम dPd से अधिक dPd की ओर प्रवेश करते हैं। सीधा सा ये ध्यान में रखना है, जल के अणुओं का प्रवेश किस ओर से किस ओर होता है, कम dPd से अधिक dPd की ओर। तो इसलिए जल के अणुओं में dPd जो है वो ज्यादा है A की, कम है B की, इसलिए जल के अणु B से A में प्रवेश करेंगे। तो इस तरह से इस तरह का कोई प्रश्न वगैरह आए तो उसको आप हल कर लेंगे। तो इसमें संबंध जो है वो ये हो गया, dPd बराबर इन तीनों दाब के योग के बराबर होता है। ये तीनों दाब क्या है वो परिभाषित करें, विसरण दाब न्यूनता क्या है वो परिभाषित करें, इनमें संबंध जो है वो कैसे हम लेकर आते हैं वो, और इस संबंध को हम आरेख के द्वारा कैसे दर्शा सकते हैं, और एक स्लुत कोशिका और एक स्फीत कोशिका का जो dPd है वो कितना होगा। तो स्लुत कोशिका में TP का मान जो है वो 0 होता है, और ये 0 हो गया तो ये इसके बराबर हो गया यानी OP के बराबर। और एक पूर्ण स्फीत कोशिका में ये दोनों मान बराबर हो जाते हैं, और ये दोनों मान बराबर हो गए तो बराबर में से बराबर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। तो आज के लिए इतना ही। अब परासरण क्रिया को समझाने के लिए एक और जो परिकल्पना दी गई है जिसे जल विभव परिकल्पना या जल विभव अवधारणा कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कल की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।